ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था बेसिकली पिन होल कॉलीमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद पिन होल कॉलीमीटर के बाद हमने पैरेलल होल कॉलीमीटर डिस्कस किया था। और पैरेलल होल कॉलीमीटर में हम लोग लॉन्ग बोर, शॉर्ट बोर, पेशेंट जो होगा जब कॉलीमीटर के क्लोज होगा, अवे होगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर पेशेंट बॉडी के अंदर जो स्कैटरिंग जो होती है फोटोन्स की, उसका जो होगा वो इमेज पे क्या असर पड़ सकता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था कि यदि पेशेंट बॉडी के में स्कैटरिंग होएगी तो उस समय पे जो एक्चुअल सोर्स का पोजीशन जो होगा वो डिटेक्ट नहीं होगा, जहाँ पे अपेरेंट दिखेगा वो वहां पे डिटेक्ट होगा। तो दिस मिस पोजिशनिंग ऑफ द इवेंट विल बी देयर, मतलब ट्रू इवेंट लोकलाइजेशंस में प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इवेंट, मतलब कुछ जब यदि मान लो कि स्कैटरिंग हो रही है पेशेंट की बॉडी में, तो उस केस में जो इवेंट जो लोकलाइज्ड होगा उसमें एरर होगा। लेकिन जस्ट यहाँ तक हमने डिस्कस किया था डायग्रामेटिकल। नाउ उससे आगे एक क्लिनिकल एग्जांपल लिया है, राइट, कि केस में कि यदि पेशेंट के बिल्कुल कॉलीमीटर जो हो उसके बिल्कुल कांटेक्ट में हो, तो उस केस में इमेज जो है बोन स्किन का इमेज ऐसा आता है। और यदि हम 1 फुट की दूरी पे रखते हैं, मतलब पेशेंट और कॉलीमीटर के बीच में 1 फुट की दूरी पे हो, तो ये इमेज आता है। यू कैन जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे एजेस जो है वो काफी साफ है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे ब्लर्ड है और यहाँ पे शार्प इमेज है, करेक्ट। तो इस केस में रेजोल्यूशन जो होगा, हम क्या बोलेंगे इसको, कि रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे हमारा बेटर है। एक बार लीजन भी पढ़ लेते हैं। The effect of increasing the patient to detector face distance on clinical images। एक इमेज जो है ये डेमोस्ट्रेट करता है कि जो पेशेंट टू डिटेक्टर डिस्टेंस जो होगा, यदि ये चेंज होगा तो इमेज पे, क्लिनिकल इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। When the camera is in contact with the patient, जब कैमरा जो है पेशेंट के कांटेक्ट में होता है, राइट, तो उस केस में ओसियस स्ट्रक्चर्स आर वेल डिफाइंड, मतलब जो स्ट्रक्चर जो है बोन के, वो जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब उनका मार्जिन बाकी चीज समझ में आता है, राइट। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस टू 1 फुट, यदि मान लो कि 1 फुट के बीच की दूरी रखते हैं, तो उस केस में हैज ए मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेजोल्यूशन। ये शार्पनेस जो है वो चली जाती है, ये जो मार्जिन बाकी चीजें जो क्लियर यहाँ पे दिख रहे थे ओसियस स्ट्रक्चर्स, वो उतने मतलब क्लियर विजिबल नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उनके मार्जिन वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। तो रिजोल्यूशन के ऊपर जो है उसका सीवियर इफेक्ट पड़ता है। आप देखो रिजोल्यूशन में एक और चीज नोटिस कर सकते हो, ये देख रहे हो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है। उसी तरह से ये स्ट्रक्चर के बीच में ये देखो 3 एक रिब से दिख रहा है, राइट, इसके और इसके बीच के डिफरेंस भी दिख रहा है तुमको, लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं पता चल रहा, ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एरिया यदि देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, और डिफरेंस जो देखना चाह रहे हो ये वाले, इस वाले पे नोटिस करो आप, यहाँ पे देखो एक, करेक्ट। और सेम एरिया यहाँ पे लाग जाकर कंपैरिजन करो, सी द डिफरेंस बिटवीन द रिजोल्यूशन। यहाँ पे जो क्लियरली जो रिजॉल्व जो हो रहा था, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये अलग अलग दिख रहा है ना, यहाँ पे पता नहीं चला। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी आप बोन स्कैन कर रहे हो या जहां पे जो भी इमेजिंग कर रहे हो, यदि रिजोल्यूशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, पेशेंट और कॉलीमीटर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना चाहिए। ठीक बात है जी, क्लियर। एक ये एग्जांपल जो है वो यही डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये एक कई बार ना शॉर्ट नोट्स भी आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए आपको, जैसे सिंटिलेशन प्रोपोर्ट, सिंटिलेशन क्रिस्टल जो है, जनरली जो हम लोग एस्पेक्ट गामा कैमरा में सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल यूज करते हैं, वो सिंटिलेटिंग मटेरियल है बेसिकली। उसके ऊपर जब
गामा फोटोन इंटरेक्ट करता है या गामा फोटोन हिट करता है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो क्रिस्टल, उसके रिस्पॉन्स में वो लाइट इमिट करता है, लुमिनस, हाँ लुमिनस लाइट आता है, इसीलिए उसको सिंटिलेटर बोलते हैं, उस मटेरियल को सिंटिलेटर बोलते हैं। हम लोग जो मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड यूज कर रहे हैं। बट नोट्स वगैरह में क्या आता है लिखने के लिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए सिंटिलेशन की। सिंटिलेशन क्रिस्टल जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज करते हैं, उनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। इस टाइप के भी आते हैं नोट्स लिखने के लिए। तो क्या होना चाहिए उनका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि हाई एफिशिएंसी फॉर स्टॉपिंग गामा रेज, मतलब कि जो भी आप हम सिंटिलेशन क्रिस्टल जो हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए उसका स्टॉपिंग पावर जो है, हाई एफिशिएंसी फॉर स्टॉपिंग पावर, मतलब कि वो जो भी गामा रे उससे इंटरेक्ट हो रहा है वो स्टॉप हो जाना चाहिए उसमें। वो 100% मान लो एफिशिएंट है स्टॉप करने के लिए, मीन्स कि टोटल एनर्जी जो है गामा फोटोन के जो भी उस पर फॉल होएगा, वो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जो है उस क्रिस्टल में ही दे देगा, राइट। ये एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्टॉपिंग शुड बी विदाउट स्कैटर। दूसरा ये भी बात बोला, क्या स्टॉपिंग जो होना चाहिए ये नहीं कि स्कैटर हो करके जा करके वो फिर टोटल अपनी एनर्जी डिपॉजिट करे, नहीं, वन गो में गामा फोटोन हिट किया क्रिस्टल को और सीधे स्ट्रेट लाइन में गया और पूरी की पूरी अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसकी क्रिस्टल में एब्जॉर्ब हो गई, राइट। क्रिस्टल के किसी भी मटेरियल से जो भी एटम जो है उससे इंटरेक्ट किया, लेकिन वो इंटरेक्शन से उसने अपना पाथ जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता गया, वो चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। दूसरा कंडीशन ये था, स्टॉपिंग शुड बी विदाउट स्कैटर, नहीं तो वो स्कैटर हो जाएगा, स्कैटरिंग नहीं चाहिए हमें। तीसरा पॉइंट क्या है उसमें कि हाई कन्वर्जन ऑफ गामा रे एनर्जी इनटू लाइट, मतलब ये है कि हाई कन्वर्जन ऑफ गामा रे एनर्जी इनटू लाइट मींस जो एनर्जी यदि फॉल हो रही है तो लाइट कितना अमाउंट दे रहा है, कितना लाइट ज्यादा निकलना चाहिए। जैसे मान लो कि दो क्रिस्टल है, राइट, ए और बी, और सेम 140 केवी का मान लो कि गामा फोटोन हिट कर रहा है दोनों क्रिस्टल पे, और एक में मान लो कि 100 कैडिला, राइट, निकल रहा है, दूसरे में 200 कैडिला निकल रहा है, राइट, मतलब फोटोन्स पर सेकंड, लाइट फोटोन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ रहे हैं, मान लो उसका फ्लक्स वजह से निकल रहा है, तो उस केस में 200 वाला जो होगा वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा, ठीक है। तो इसी को बोलता है कि हाई कन्वर्जन ऑफ गामा रे एनर्जी इनटू द लाइट, मतलब जो भी गामा एनर्जी जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए सेम अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन दूसरे वाले में डबल लाइट फोटोन्स निकले, इंफॉर्मेशन, हाँ, तो ये होना चाहिए। तीसरा क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड मैच द रिस्पॉन्स ऑफ द फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, मतलब अब क्या है यहाँ पे कि जो लाइट जो निकला है वो, क्योंकि लाइट क्रिस्टल के बाद हम लोग क्या रखते हैं, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब उसके साथ चिपका होता है, तो जो लाइट निकलता है क्रिस्टल से वही लाइट जो है फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब पे पड़ता है और फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालता है और वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होकर के बाहर आता है, वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो फोटो कैथोड जो होता है उसके ऊपर जो लाइट जो पड़ रहा है उस लाइट का वेवलेंथ और वहां से जो इमिशन हो रहा है वो दोनों उसका रिस्पॉन्स जो है मैच करना चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो ये फोटो में दिखाया सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर जो है, ये इसका पीक मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो जो आपका पीएम ट्यूब जो है उसका भी पीक इसी पे आना चाहिए, उससे आउटपुट जो आना चाहिए बेसिकली मल्टीप्लाई हो करके, तब जाके बोलेंगे उसकी स्पेक्ट्रल मैचिंग हो रही है दोनों, मतलब इतना पे जो लाइट का अमाउंट जो निकल रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे नैनोमीटर में आएगा ना 400 के आसपास है, तो इसका भी यदि स्पेक्ट्रल मैचिंग सेम S11 जो है ये फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब का एक पर्टिकुलर कंपनी का लिया हुआ हर्षा का है, राइट, तो इसका स्पेक्ट्रल मैचिंग देखो यहाँ पे ये पिक तो सोडियम आयोडाइड से जो लाइट निकल रहा है उसका पिक है, लेकिन इसका
जो पिक जो है ये कितने पे सेंसिटिव है, इतने पे सेंसिटिव है, मतलब इतने एनर्जी का जो फोटोन जो आएगा, लाइट आएगा, तो जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन वो निकालेगा। तो ये दोनों चीज मैच हो जाए, यदि जो लाइट निकल रहा है क्रिस्टल से, उतने लाइट पे ही फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाले, तो हम बोलेंगे कि स्पेक्ट्रल मैचिंग उसकी है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके, तो इस टाइप की मैचिंग होनी चाहिए। वो जो वही बोल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड मैच द रिस्पॉन्स ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? उसके बाद बोला क्रिस्टल शुड बी ट्रांसपेरेंट टू इमिटेड लाइट। अब ये बोल रहे हैं कि क्रिस्टल, अभी क्या है कि क्रिस्टल में जैसे गामा फोटोन जो है हिट करेगा, तो जहां पे उसने एनर्जी अपनी स्टॉप करी, वो वहीं से लाइट निकलेगा। तो जो लाइट निकल गया, तो वो लाइट फिर ट्रेवल भी तो होएगा उसी क्रिस्टल में ना, लेकिन यदि क्रिस्टल में वो एब्जॉर्ब हो जाए लाइट, तो गड़बड़ है फिर। तो इसलिए बोला कि उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जहां पे भी लाइट निकले, वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक लाइट पहुंचने में लाइट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसका मतलब यही है कि लाइट जो है जितना यहाँ पे इमिट हुआ था, उतना जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक पहुंच जाना चाहिए। करेक्ट? क्रिस्टल शुड बी मैकेनिकली रोबोस्ट। मैकेनिकली रोबोस्ट का मतलब है कि उसको यदि क्रिस्टल को इधर से उधर लेके जाए तो फ्रिजाइल नहीं, टूट नहीं जाना चाहिए। मतलब उसमें मैकेनिकल डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। एक ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेंथ ऑफ द सिंटिलेटर शुड बी शॉर्ट, ये भी बोला। लेंथ ऑफ द सिंटिलेशन शुड बी शॉर्ट। लेंथ ऑफ द सिंटिलेशन शुड बी शॉर्ट मतलब कि इसका मतलब है कि जो लाइट जो निकला है, राइट, वो लाइट जो होना चाहिए वो जल्दी डीके हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट आने का फोटोन, हाँ, ताकि हाई हाई काउंटेड कैपेबिलिटी मिले। समझ गए? तो डीके मतलब मैक्सिमम लाइट निकलना चाहिए, लेकिन डीके बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी जाके लेंथ ऑफ सिंटिलेशन जो होगा वो शॉर्ट होएगा। ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स से देखोगे तो जो हम लोग जो यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, वो स्पेशली आप नोटिस करोगे तो 140 केवी फोटो जो आपका टेक्नीशियम है उसके लिए डिजायरेबल है, मतलब उसके लिए ज्यादा सुटेबल है सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल। कैसे? वो देखो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिस्ट किया हुआ है। क्योंकि सोडियम आयोडाइड इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 3.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी क्या करेगा? स्टॉपिंग पावर बताएगा। समझ गए? हाई एफिशिएंसी फॉर स्टॉपिंग पावर, ये इंडिकेट करते हैं। ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप कर पाएगा उसको। और ये उसके बाद देखो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट बताया है कि पर सेंटीमीटर जो है वो 2.64 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब पर सेंटीमीटर है। राइट, मतलब कि गामा फोटोन की एनर्जी जो है एवरी 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना दूर ट्रेवल करेगा? 2.64 सेंटीमीटर। इसका जो है, हाँ, पर सेंटीमीटर, इसका एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, तो ऐसे जाकर के वो एटेन्यूएट होएगा। करेक्ट? एटेन्यूएट होने का मतलब आइदर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग हो, या दोनों के कारण। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग दोनों मिलाकर के एटेन्यूएशन होता है। फोटोपिक फ्रैक्शन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसमें 80% होता है। 80% मतलब 20% जो है वो कॉम्पटन फिर भी आएगा, 80% फोटोन जो होंगे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। गुड, एटलीस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। 80% यदि गामा एनर्जी कन्वर्जन होगा, यदि मान लो हो रहा है, तो 80% जो एनर्जी लॉस किया है उसकी एनर्जी, उसके कंपैरिजन में लाइट निकलेगा। समझ गए? लाइट आउटपुट जो है वो 40,000 पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने 40K
40,000 एक MeV पे 40,000 फोटॉन्स निकलते हैं लाइट के, ठीक है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो ये लाइट इमिशन वाला था ना कि जो हाई इफिशियंसी जो होना चाहिए, लाइट में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। डीके टाइम, दूसरा हमने क्या बोला था कि लेंथ ऑफ द सिंटिलेशन शुड बी शॉर्ट, तो ये डीके टाइम है। तो डीके टाइम जो है इसका कितना है 230 नैनो सेकेंड्स है। और उसके बाद ये वेवलेंथ की बात बोली कि जो इससे लाइट जो इमिट होता है उसका वेवलेंथ जो होता है 410 नैनोमीटर होता है। और देखो 410 नैनोमीटर के आसपास ये इसका पीक है, और इसी के आसपास जो है आपका जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो उसका जो उसका पीक होता है। तो लगभग उसका मैचिंग है, एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है लेकिन आसपास में उसका है, ठीक है। तो इसलिए ये आइडियली जो है ये क्रिस्टल जो है, और S11 जो यहाँ पे फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब दिखाया है, राइट। जो फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब दिखाने का मतलब क्या है कि मार्केट में तो यही फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा वही तो इसके साथ कपल होगा, राइट। अब सोडियम आयोडाइड से जो लाइट निकलेगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि उसका वेवलेंथ चेंज हो जाए, रफली उसी के आसपास का आएगा। लेकिन आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हो सकता है कि मैन्युफैक्चर कर सको, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी आप बढ़ा सको या इसके हिसाब से मैच कर सको। तो अभी जो भी जिस समय का भी ये ग्राफ लिया हुआ है, राइट, ये S11 का इससे लगभग मैचिंग है। यदि हम ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगाएंगे तो हमारा सिग्नल जो होगा वो बेहतर आएगा, दैट्स व्हाट इट मीन्स टू, ठीक है। उसके बाद ये फिगर क्या करता है, इट इज द स्कीमेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल असेंबली फॉर ए गामा कैमरा। अब जो क्रिस्टल जो होता है, राइट, वो कैसे पैक्ड होता है इसके बारे में देखो बता रहे हैं। एक तो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड टिपिकली 6 to 12.5 mm थिक होता है। तो ये जो है ये ग्रे एरिया जो दिख रहा है ये वाला एरिया एक क्रिस्टल का है। इसमें देखो एक थिन एल्युमिनियम केसिंग टू हर्मेटिकली सील क्रिस्टल। ये देखो ये एल्युमिनियम की केसिंग है, देख रहे हो, ठीक है। ये पूरा ना एल्युमिनियम केसिंग से इसके ऊपर ना एल्युमिनियम की परत लगाई होती है, इससे सील्ड होता है, राइट। इस क्यों सील्ड होता है, इस पे लिखा है हर्मेटिकली सील्ड, राइट, ताकि इसके बाहर से मॉइस्चर ना एब्सॉर्ब करे, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल है सोडियम आयोडाइड। तो ये क्या करेगा, यदि इसको बिल्कुल इन्वायरमेंट में से छोड़ देंगे तो बाहर का मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी जो होगी तो मॉइस्चर जो है वो एब्सॉर्ब करेगा और फिर एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी अपनी लूज करेगा। और उस केस में मीजल्स इफेक्ट दिखते हैं, डॉट 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 जैसे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम की केसिंग इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरा ये क्या है, गामा रे जो है इस साइड से एल्युमिनियम की केसिंग जिधर है उसी साइड से गामा फोटोन जो है वो इंटर करते हैं, राइट। गामा फोटोन इंटर, उसके बाद आप ये देखो यहाँ पे ये एल्युमिनियम की केसिंग के बाद ये येलो कलर का जो देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर मटेरियल है, और इस साइड में रिफ्लेक्टर मटेरियल लगा हुआ है जिधर साइड से गामा फोटोन इंटर कर रहा है। अब होगा क्या, लाइट यहाँ पे जहां पर भी इमिट होगा, तो हमने क्या बोला कि सोडियम आयोडाइड जो थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल जो है वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट टू लाइट है। तो लाइट जो इमिट होएगा, तो जब लाइट इमिट होगा तो लाइट जो होगा वो हर डायरेक्शंस में जाएगा, इन एवरी डायरेक्शन। तो जब एवरी डायरेक्शंस में जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर की तरफ जो आएगा जिधर से गामा रे ने इंटर किया है, राइट, तो ये तो किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि इधर की तरफ मेरा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। लाइट जो होना चाहिए ये सारे वापस इधर की तरफ जाने चाहिए, तभी जाकर के वो यूजफुल मतलब सिग्नल बनेगा या आपका इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे ना एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर मटेरियल लगा देते हैं कि लाइट जो होगा वो इधर की तरफ आएगा तो वापस उसको रिफ्लेक्ट करके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की तरफ लेकर के जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पे इस साइड में एक ग्लास इंटरेंस विंडो है,
रिफ्लेक्टर लाइक यूनिफॉर्म डायरेक्शन दे रहा है। नहीं, रिफ्लेक्ट इधर की तरफ, जैसे मान लो कि कोई भी लाइट जो इस साइड में आया तो इसको रिफ्लेक्ट करके वापस लेके जाएगा ना दूसरा डायरेक्शन, फोटो मल्टीप्लायर की तरफ लेके चला जाएगा, राइट। यस। तो ये चारों तरफ से लगा है ना, ऐसे करके लाइट जो होगा वापस अंदर ही आएगा, इसके बाहर इधर की तरफ नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा, इधर जा रहा है वो तो जाने दो, वो तो सही है, ठीक है। ये ग्लास एंट्रेंस विंडो है। अब ये इधर से होकर के लाइट निकल जाएगा, ग्लास जो होगा यहाँ, ये तो ट्रांसपेरेंट है ही, फिर ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो इधर तरफ से लाइट जो होगा वो एग्जिट होएगा, सिंटिलेशन लाइट एग्जिट टू पीएम ट्यूब इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। और इधर पीएम ट्यूब अटैच होता है, ठीक है। आगे चलो। तो अंदर समझ में आ गया कि क्रिस्टल जो है कैसे पैक होता है, क्यों होता है, गामा रे किधर से इंटर करता है, रिफ्लेक्टर क्यों लगाया जाता है, राइट। फाइन। ये डायग्राम ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डिटेक्शन इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट थिकनेस जो सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड का क्रिस्टल है वर्सेस द गामा रे गामा फोटोन एनर्जी के बीच का ग्राफ है। The dotted red lines represents the 140.5 and 511 keV। अब इसमें देखो क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे गामा रे की एनर्जी दी हुई है, और ये दिया हुआ 0 से लेकर के 700 दिखा रहा है, लगभग 800 तक होगा ग्राफ। इस एक्सिस पे क्या दिखाया, फोटो पीक डिटेक्शन इफिशियंसी परसेंटेज में दिखाया है, और ये एक्सिस जो है लॉग एक्सिस है। देखो 1 के बाद सीधे 10 और 10 इंटू 10, मतलब एक एक जीरो बढ़ते जाता है तो 100 है, राइट। अब इस ग्राफ में देखो, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। यदि मान लो कि 140 केवी का फोटोन है, राइट, तो 140 केवी का फोटोन यदि है तो ये देखो, ये लाइन बना 140 केवी फोटोन का। अब ये देखो यहाँ से 3 ग्राफ है, एक ये है, लाइन आ रहा है, ये क्या लिखा है देखो 0.64, ये क्या है, थिकनेस है किसका, यदि सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड जो क्रिस्टल जो है वो कितना थिक है, तो 0.64 सेंटीमीटर थिक है, 0.6 सेंटीमीटर है। तो ये डायग्राम है, ये वाला लाइन है, तो इसकी फोटो पिक इफिशियंसी देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये 100 से कम हो गई, ये लाइन पे आएगा ना, ये जो क्रॉस करेगा ये 100 से थोड़ी, 100 से कम आएगी, मतलब 90 और 80 के आसपास में आएगी, 80%। इसके लिए देखो 1.27, क्रिस्टल को क्या किया, लगभग दुगना कर दिया थिकनेस, अब थिक बना दिया, थिक बना दिया तो थोड़ी सी क्या बढ़ी इफिशियंसी इसकी। अब जो फोटोन निकल रहे हैं लगभग 100 के आसपास या 90 से थोड़ा सा वेव जा रहे हैं। 2.54 सेंटीमीटर का ले लिया तो फिर उसके बाद तो वो पूरा का पूरा 100% हो गया, और रफली 100% के आसपास इसका भी है, 1.2 का भी है, वो थोड़ा सा देखने में उतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली 2.54 पे 100% हो रहा है। फिर उससे ज्यादा यदि हमने बढ़ा दिया तो भी 100% ही होगा, मतलब सारे के नेचुरली क्रिस्टल जो है वो थिकर होता जाएगा, तो सारे के सारे जो भी होंगे गामा फोटोन 140 केवल सबके सब एब्सॉर्ब हो जाएंगे। कुछ जो है यदि 0.6 सेंटीमीटर का थिकनेस है तो सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी जो है फोटोपिक डिटेक्शन एफिशिएंसी उसकी कम होते जा रही है। फोटोपिक डिटेक्शन एफिशिएंसी में कैसे क्या करते हैं कि फोटोपिक डिवाइडेड बाय द पूरे एरिया का स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम आ जाता है, ये काउंट, आप समझ गए, तो उसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी फोटोपिक डिटेक्शन एफिशिएंसी निकल जाती है। आपको समझ में आया? हाँ, जो आपका जो ये ग्राफ जो होता है, कोई भी गामा फोटो मतलब कोई भी जो स्पेक्ट्रम जो होगा, सपोज करो तो ये फोटो पिक का एरिया ले लेंगे, ये जितना एरिया होगा डिवाइडेड बाय टोटल स्पेक्ट्रम का एरिया, टोटल स्पेक्ट्रम को ये इंटीग्रेट कर लेंगे। आप ऐसे समझ लो, इसको यदि देखो तो ये वाला एरिया जो होगा आप इंटीग्रेट कर लो, ये तो फोटो पिक हो गया, करेक्ट, डिवाइडेड बाय आप ग्रीन वाला ले लो, तो ग्रीन जो होगा वो सब हो गया पूरा, समझ गए, ये भी बिल्कुल दो, समझ गए।
इससे डिवाइड कर देंगे तो फोटोपिक डिटेक्शन एफिशिएंसी निकल जाती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, ऑल्दो द क्रिस्टल शुड बी थिन होना चाहिए 6 से लेकर के 10 mm तक टू मिनिमाइज द रिजोल्यूशन डिग्रेडेशन फ्रॉम द पैरेलैक्स इफेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल स्कैटरिंग इनसाइड द क्रिस्टल। देखो जब भी थिक क्रिस्टल होगा और थिन क्रिस्टल होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सपोज ये वाला डार्क एरिया जो दिख रहा है आपको, वो इतना ही यदि थिकनेस हो क्रिस्टल का तो क्या होगा, ये यहाँ पे आकर के अपनी एनर्जी डिपॉजिट करेगा, समझ गए। और यदि मान लो कि हम इतना थिकनेस ले लेते हैं पूरा, तो क्या होगा, यहाँ के बाद ये स्कैटर होएगा तो इधर भी जा सकता है, राइट। तो क्रिस्टल यदि थिन होगा तो मल्टीपल स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल जब थिक होगा तो मल्टीपल स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ये बात याद रखना। यही एग्जांपल दिखाया कि मल्टीपल इंटरेक्शंस इन द क्रिस्टल, द फोटोन एक्सपीरियंसिंग कॉम्पटन स्कैटरिंग would escape a thin crystal but stands the chance of being absorbed in the thick crystal. राइट, आपको समझ में आया बात। जैसे मान लो कि यदि बिल्कुल थिन होगा तो क्या होगा कि उस केस में ये मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं होएगी, लेकिन ये हो सकता है कि इसको भी वो क्रॉस कर जाए, तो सारे के सारे एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। लेकिन यदि थिक होगा क्रिस्टल तो वो मल्टीपल स्कैटरिंग हो करके भी उसके एब्जॉर्ब होने के चांसेस हैं। इसीलिए जब क्रिस्टल का थिकनेस वहां पे बढ़ रहा था तो उसकी फोटोपिक की एफिशिएंसी जो थी वो भी बढ़ रही थी। ओके, सो यही बोल रहा है, ऑल्दो द क्रिस्टल शुड बी थिन 6 to 10 mm टू मिनिमाइज द रिजोल्यूशन डिग्रेडेशन फ्रॉम पैरेलैक्स इफेक्ट एंड फ्रॉम मल्टीपल स्कैटरिंग विद इन द क्रिस्टल। उसको अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, 6 to 10 mm का ही थिकनेस होना चाहिए। A crystal of thickness of 25 mm are available for imaging high energy radioisotope। लेकिन 25 mm का भी क्रिस्टल, थिक क्रिस्टल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, किसके लिए, हाई एनर्जी रेडियोआइसोटोप के इमेजिंग के लिए। क्योंकि यदि हाई एनर्जी होगी तो उसको ज्यादा थिक चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा ना, राइट। नहीं तो बिल्कुल थिन रखेंगे तो बहुत कम ही एनर्जी जो होगी वो इसके अंदर डिपॉजिट होगी, मतलब वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखो, एक जो है उसके बाद है कि जो पोजीशन इवेंट कैसे डिटरमिन होता है गामा रे में, गामा फोटोन में पोजीशन इवेंट कैसे डिटरमिन होता है, मतलब कि कहाँ पे क्रिस्टल ने कौन सा इंटरेक्शन साइट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करें। इलस्ट्रेशंस में ये क्या दिखा रहे हैं, देखो, द रेजिस्टिव नेटवर्क यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पोजीशन एस्टिमेशन। रेजिस्टिव मतलब रेसिस्टेंट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा नेटवर्क। अब ये जो दिख रहा है ना, ऐसे रेजिस्टेंस की तरह दिखाया है यहाँ पे, राइट। एक्स प्लस डायरेक्शंस में है, एक्स माइनस डायरेक्शंस में है, उसी तरह से वाई प्लस डायरेक्शंस में है, वाई माइनस डायरेक्शंस में है। तो हर पीएम ट्यूब से ये 4 रेजिस्टर्स लगे हुए, 4 लगे हुए हैं। एक एक्स प्लस डायरेक्शंस में है, दूसरा एक्स माइनस डायरेक्शंस में, तीसरा वाई प्लस डायरेक्शंस में, चौथा जो है वो वाई माइनस डायरेक्शंस में है। वही बोल रहा है, द आउटपुट फ्रॉम ईच फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या ऑब्लिक प्ली एम्पलीफायर। कई बार क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर के ट्यूब्स के एडजेसेंट में पीएम ट्यूब रखते हैं, प्री एम्पलीफायर रखते हैं, ताकि जो सिग्नल लॉस जो होगा आगे जाकर के एम्पलीफायर तक पहुंचने के लिए उतना हम उसको एम्पलीफाई कर दें, जिसको इम्पीडेंस मैचिंग भी बोलते हैं। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का जो आउटपुट जो होता है, जो पीएम ट्यूब का आउटपुट या प्री एम्पलीफायर का आउटपुट, वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है किसमें, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव नेटवर्क विथ 4 आउटपुट्स। मतलब वहां से चूंकि एक पीएम ट्यूब से 4 निकल रहे हैं, 4 वोल्टेज निकल रहे हैं ना, एक्स प्लस डायरेक्शन में भी जा रहा है, एक्स माइनस में जा रहा है, वाई प्लस और वाई माइनस में जा रहा है। यही बोल रहा है कि 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। द corresponding signal of all photomultiplier ट्यूब, फिर क्या करते हैं, हर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को यदि
सारे को कनेक्टेड टू प्रोवाइड द सम सिग्नल। मतलब हम क्या करते हैं, फाइनली सबके आउटपुट को जोड़ देते हैं, हर पीएम ट्यूब का आउटपुट को जोड़ देते हैं, तो कितना एनर्जी डिपॉजिट हुआ है वो चीज हमें पता चल जाता है कि पूरे क्रिस्टल में कितना एनर्जी डिपॉजिट हुआ। ओके, गॉट इट। एक्स पोजीशंस डिटरमिन कैसे होता है वो देखो, आउटपुट ऑफ ईच फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब इज वेटेड बाय ए रजिस्टर, कि यही जो रेजिस्टेंस जो डाला है। अब यहाँ पे पहले रजिस्टर होगा या फिक्स्ड कैपेसिटर होगा, जो पहले अर्ली डिजाइन्स में क्या होते थे, कैपेसिटर होते थे, करेक्ट। अभी क्या है, वो रजिस्टर्स लगाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द अरे। मतलब वो इस कितनी वेटिंग होगी एक्स वाले की या एक्स प्लस की और एक्स माइनस की, वाई प्लस या वाई माइनस की, हर पीएम ट्यूब पे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है वो कि सेंटर से वो कितना दूर है। समझ गए, सेंटर से जो दूर होता है उसको ज्यादा वेट देते हैं, ठीक है, वो गामा कैमरा का एक बात तो याद रखना। फिर अभी बोल रहा है कि वो वेटेड लिख रहा है ना, कि इज वेटेड अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द अरे, कि वो कहाँ पे है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। ए नॉर्मलाइज्ड पोजीशन वेटेड सम ऑफ all PMTU is calculated to determine x and y coordinate। x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या करते हैं, xi के सारे सम को, जो वेट जो दिया था, जितना तुम्हारा जो हर, जैसे मान लो कि x प्लस निकालना है तो इसका x प्लस का रेजिस्टेंस वैल्यू, दूसरे का रेजिस्टेंस वैल्यू, तीसरे का रेजिस्टेंस वैल्यू, ऐसा। तो x1 मतलब इस पीएम ट्यूब का P1 मतलब पहला पीएम ट्यूब, x1 इंटू P1, फिर उसी तरह से x2 इंटू P2, x3 इंटू P3, लाइक दिस, डिवाइडेड बाई ऑल फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब का सिग्नल जो था जोड़ दिया। तो जब आप इसे डिवाइड करते हो तो x डायरेक्शंस में मिल जाता है, x प्लस वाला सारा यदि जोड़ोगे तो x प्लस डायरेक्शंस में मिलेगा, समझ गए। x माइनस वाला करोगे तो x माइनस मिल जाएगा, और उसी तरह से y प्लस करोगे तो y प्लस मिल जाएगा, और y माइनस करोगे तो y माइनस मिल जाएगा। अब x प्लस माइनस x माइनस y, ये जो होगा, जो डिफरेंस जो होगा वो एक्चुअली x का पोजीशन बता देगा और वहां से y का पोजीशन बता देगा। ओके, और सम जो होगा वो सारे पीएम ट्यूब का तो सिग्नल का सम होता है ये, ठीक है। तो ऐसे करके x निकल जाता है और y का पोजीशंस निकल जाता है, ठीक है जी। आगे चले, ये वही है, मतलब सेम पहले का डिजाइन, जो फर्स्ट क्लिनिकल जो इंस्ट्रूमेंट जो था उस समय पे ये 7 पीएम ट्यूब थे जो पहले एंगर ने बनाया था। उस समय पे देखो यहाँ पे ना कैपेसिटर होते थे, और जो कैपेसिटर जो हैं इसके जो दूर जो हैं जो पीएम ट्यूब, उनको ज्यादा वेट दिया हुआ है, ये देखोगे तो 40 दिया हुआ है जो दूर वाले हैं, बाकी सेंटर वाले को 20 है, इस टाइम से बनाया गया है, राइट। तो यही देखो लिखा है, बिकॉज द आउटर ट्यूब्स आर गिवन ग्रेटेस्ट वेट, उसकी वेटिंग जो होती है वो ज्यादा होती है। और बेसिकली यही बोला, गामा रे इंटरेक्शंस इन द क्रिस्टल वेर लोकलाइज्ड बाय समिंग वेटेड आउटपुट ऑफ द पीएम ट्यूब इन द 4 डायरेक्शंस। ठीक बात है कि वो x प्लस में था कि x माइनस में था, किधर की तरफ था, तो x का पोजीशन मिल जाता है, y का उस तरह से पोजीशन मिल जाता है। तो वही फॉर्मूला जो है, x इंटू वेटिंग प्लस पीएम ट्यूब डिवाइडेड बाई टोटल पीएम ट्यूब का सिग्नल। ओके, ठीक है। पोजिशनिंग सिग्नल that represent x and y coordinate of the interactions are applied to the deflection plate of the CRT। उस समय पे CRT होते थे और आज भी होते हैं, तो जाकर के वहां पे डॉट जो होगा, जो पोजीशन जो मिलेगा वहां पे जाकर के वो डॉट डालते हैं। अब उसके लिए क्या कहते हैं, जेड सिग्नल प्रोड्यूसेज ए अनब्लैंक पल्स इफ इट इज विद इन ए प्रीसेट पल्स हाइट एनर्जी विंडो, allowing the beam to strike on the screen at the location determined by the x and y coordinate signals to form the image। मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि देखो, जो भी सम किया सारे पीएम ट्यूब का एनर्जी, तो उससे हमें पता चल गया कि ये एनर्जी जो है 140 प्लस माइनस 20% के विंडो में है या नहीं, तो हमें पता चल गया कि भाई है, तो वो एक अनब्लैंकिंग सिग्नल दे देगा। अब उसने दे दिया तो अब जो एक्स वाई पोजीशन जो कैलकुलेट हुआ था उसी पोजीशन पे जाकर के एक डॉट डाल देगा,
या वो एक नंबर जो होगा, यदि कंप्यूटर में डिजिटली स्टोर करना हो तो वहां पे एक नंबर जोड़ देते हैं। जितने फोटोन आते जाएंगे उस कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, तो ऐसे काउंट्स बन जाते हैं। ओके, इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया है कैसे, देखो एक बार समझने के लिए कि यहाँ पे एक क्रिस्टल एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन साइट है, राइट। इस इंटरेक्शन साइट पे यदि लाइट निकल रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, यहाँ इसको लाइट ज्यादा मिलेगा, इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा, दूर वाले को और कम मिलेगा। तो यदि इसका प्रोफाइल खींचेंगे कि लाइट जो इसने रिसीव किया है इन सारे पीएम ट्यूब ने एक लाइन पे, तो सब पिक इसका आएगा, एक्सपोर का आएगा। समझ में आ गया। फिर लाइट जो होगा ये इसने कम लिया, इसने और कम लिया, इधर की तरफ और कम लेगा, इस टाइप का बेसिकली आपको ग्राफ आएगा। और इन्हीं को यदि सम कर दिया, एक्स का जो भी वेटिंग था वो ले लिया, इनटू एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी, तो उससे एक्स का पोजीशन निकल जाएगा। मतलब वही एक्स का ले लिया ना पोजीशंस की, जो वेटिंग जो थी, कितना सिग्नल लिया इसने, डिवाइडेड बाय टोटल कर दोगे तभी भी एक्स का पोजीशन यही एक्स4 पे आके निकल जाएगा। ओके, सेम था, वही थोड़ा सा बड़े में वो दिखा दिया। ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़े डायग्राम में दिख रहा है कि आउटर वाले ट्यूब को ज्यादा वेटेड दिया। फिर देखो एक्स वाला आ रहा था, एक्स एक्स देखो, एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस डिवाइडेड बाई जेड कर लिया, वाई प्लस माइनस वाई माइनस डिवाइडेड बाई जेड कर लिया, और यहाँ पे एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस सारे जोड़ करके वो सम करके जेड बन गया, मतलब उसकी एनर्जी बन गई। और यहाँ से ये जो डिवाइड होकर के आया, यहाँ से y का पोजीशंस मिल गया, और यहाँ x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस जो है डिवाइडेड बाई जेड से आपको x का पोजीशन मिल जाता है। और यहाँ पे x का इनपुट आ गया, y का इनपुट आ गया। यहाँ से देखो ये पल्साइट एनालिसिस से आकर के अनब्लैंक सिग्नल आ रहा है। जैसे ये दोनों मैच करता है तो जहाँ पे डॉट डालना है वो ब्लिप आ जाता है, ब्लिप ऑन CRT, मतलब ये पोजीशंस पे आया था जो हमने ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन किया अभी इसके पहले वाले स्लाइड में। ठीक है, क्लियर। और इसी करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे यदि आप मैट्रिक्स में स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो इसी पोजीशन पे जाकर के आप काउंट स्टोर कर लेते हो। दो तरह के इफेक्ट हैं, एक होता है बैरल डिस्टॉर्शन और पिनकुशन डिस्टॉर्शन। ये क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये डायग्राम इलस्ट्रेट क्या कर रहा है कि फॉर नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ स्पेशियल पोजीशनिंग, ये कब होता है, व्हेन एन इवेंट अकर्स डायरेक्टली ओवर ए पीएम ट्यूब। ठीक है, इधर देखो, जब पीएम ट्यूब के ऊपर ही इवेंट होता है, बिल्कुल पीएम ट्यूब के बीच में हुआ, राइट, तो क्या होता है, ए मेजॉरिटी ऑफ द लाइट आउटपुट इज कलेक्टेड बाय दैट पीएम ट्यूब, मतलब वही पीएम ट्यूब जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसको कलेक्ट करेगा, राइट। यूजिंग स्टैंडर्ड एंगर पोजिशनिंग इवेंट, वही जो अभी हम लोगों ने बोला कि एक्स आई पी आई डिवाइडेड बाई टोटल पी, मतलब जिस मेथड से एक्स और वाई पोजीशन हमने डिटरमिन किया उस मेथड को एंगर लॉजिक भी बोलते हैं, क्योंकि हॉल एंगर ने यही बनाया था कि ऐसे पोजीशन जो है डिटरमिन हो जाएगा। तो उस वे से जब आप निकालोगे तो क्या होता है कि इवेंट्स tend to get pulled toward the center of the PM, मतलब जो होगा वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ, मतलब यदि यहाँ पे होगा तो इवेंट जो होगा ना वो अंदर की तरफ पुल्ड दिखेगा, मतलब ये इधर का इवेंट इधर की तरफ आ जाएगा, इधर से इधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ जाए और इसको इधर की तरफ मतलब खिंच जाएगा, क्योंकि लाइट उसको ज्यादा मिल रही है, बाकी को कम मिल रही है। तो जब पोजीशन पे कैलकुलेट करते हो तो ऐसा आ जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं पिनकुशन इफेक्ट। लेकिन यदि इवेंट दोनों के दो पीएम ट्यूब के बीच में, देखो ये एक पीएम ट्यूब यहाँ लगा हुआ है, दूसरा पीएम ट्यूब 2 और 10 के बाद देखो तो बिल्कुल एज पे पड़ा, समझ गए। तो एज पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, इसने इधर की तरफ खींचा और इसने 10 वाले ने इधर की तरफ खींचा, समझ गए। उसी तरह से ये B9 जो होगा ऊपर की तरफ खींचेगा और ये 3 वाला जो है नीचे की तरफ खींचेगा। इस टाइप से जब होता है तो ये इवेंट को क्या बोलते हैं, बैरल डिस्टॉर्शन बोलते हैं।
यही चीज लिखा, व्हेन इवेंट अकर्स एट द लोकेशन बिटवीन टू पीएम ट्यूब्स द आउटपुट टेंड्स टू गेट शेयर्ड इवनली बिटवीन द टू पीएमटीज। करेक्ट, ये दो पीएमटी के बीच में इवन, दोनों में बराबर बराबर सिग्नल जाता है, तो दोनों ही सिग्नल जाएगा लेकिन अपने सेंटर की तरफ पुल करेंगे। समझ गया? तो इसलिए ये बैरल डिस्टॉर्शन होता है। ये उसका रीजन है कि क्यों बैरल डिस्टॉर्शन होता है और क्यों पिनकुशन डिस्टॉर्शन होता है और किस केस में होएगा। तो बैरल डिस्टॉर्शन कब होएगा? जब पीएम ट्यूब के दो पीएम ट्यूब के एज पे जाके इवेंट होएगा, लाइट वहां पे गामा फोटोन ने स्ट्राइक किया। और पिनकुशन कब होएगा? जब बिल्कुल एक पीएम ट्यूब के सेंटर पे जाकर के ये करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वही मैक्सिमम सिग्नल लेगा, इसलिए पिनकुशन होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम क्या इलस्ट्रेट करता है, इसको भी देखने की कोशिश। डायग्राम इलस्ट्रेट द नीड फॉर एनर्जी करेक्शंस, क्यों एनर्जी करेक्ट करने की जरूरत है ये बताता है। When event happen right over a PM tube, a higher percentage of the light produced by the event is collected than when an event occurs at the edge between a group of PM tube। देखो क्या होता है, यदि मान लो कि यहाँ पे है इवेंट हो रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी सिग्नल जो है वो कलेक्ट किसके हो रहा है, पीएम ट्यूब से हो रहा है। लेकिन यदि वो एज पे कहीं हो रहा है तो उस केस में ये क्या हो रहा है कि इट इज, ये लाइट जो है देखो लिख रहा है व्हेन इवेंट अकर्स राइट ओवर द पीएम ट्यूब, मतलब ये वाला सिचुएशन हो गया, राइट। हायर परसेंटेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द इवेंट इज कलेक्टेड, तो ये पीएम ट्यूब जो है हायर अमाउंट ऑफ लाइट करेक्ट करता है कंपेयर टू, यदि मान लो कि यहाँ पे होता है तो इवन शेयरिंग होती है, दोनों को बराबर जाएगा बेसिकली। आप समझ गए? देयरफॉर या सेम अमाउंट नहीं होगा, मतलब वो सिचुएशन चेंज हो रहा है, वो लाइट शेयर्ड हो जा रहा है दो के बीच में, एक में पूरा का पूरा लाइट एक ही पीएम ट्यूब को जा रहा है, तो नाउ वो सिचुएशन आर डिफरेंट, करेक्ट। सो what will happen because of that? Therefore, for the same amount of energy deposited, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्रिस्टल में डिपोजिट हुई वो तो सेम ही हुई दोनों ही केस में, चाहे यहां हुआ हो या यहां हुआ हो इवेंट। द लाइट सिग्नल कलेक्टेड वैरीज विद द पोजीशन। अब क्या हुआ, हाँ, मतलब कहां पे इवेंट हुआ उसके हिसाब से कि जो लाइट जो सिग्नल जो आ रहा है वो चेंज हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहां पे ज्यादा सिग्नल मिलेगा, यहां पे कम मिलेगा। द एनर्जी करेक्शंस नॉर्मलाइजेस द एनर्जी सिग्नल, अब इसलिए वो एनर्जी सिग्नल को मिनिमाइज करता है, सो दैट द फोटो पीक पोजीशंस आर अलाइन्ड फॉर ऑल इंटरेक्शंस पोजीशन इन द डिटेक्टर। अब इसके चलते क्या होगा, देखो यहां पे होगा तो ये फोटो पीक बनेगा, लेकिन यहां पे इवेंट हुआ तो फोटो पिक कैसा आएगा, शिफ्ट हो गया। अब क्या करना है कि हर से फोटो पिक आना है, हर पीएम ट्यूब का फोटो पिक जो है वो लिंक्ड होता बनता है, और सारे को एकदम सबका पिक एक के ऊपर बनेगा, राइट, तब जाके एक्यूरेट पोजीशंस भी मिलता है और एनर्जी भी सही होती है। जब पीएम ट्यूब की ट्यूनिंग भी करी जाती है तो यही करा जाता है, सारे पीएम ट्यूब को एक के ऊपर एक लाना होता है, क्योंकि ये पोजीशन के कारण सिग्नल एनर्जी डिपोजिशन अलग था, इसलिए ये शिफ्ट होता गया। ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसी के लिए एनर्जी करेक्शन अप्लाई होता है, ताकि ये सारे जो हो फोटो पिक फ्रॉम ऑल पीएम ट्यूब इट शुड गेट सुपरिम्पोज्ड ऑन वन अनदर। ठीक है, वही बोल रहा है, द एनर्जी करेक्शंस नॉर्मलाइजेस द एनर्जी सिग्नल सो दैट द फोटो पिक पोजीशंस आर अलाइन्ड फॉर ऑल इंटरेक्शंस पोजीशन इन द डिटेक्टर। इसके बाद देखो ये डायग्राम क्या बोल रहे हैं, द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर जनरली पैक्ड इन ए हेक्सागोनल अरेंजमेंट, मतलब फोटो पिक जो होते जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होता है उसका साइज भी जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, इस टाइप का। अब ऐसे अरेंज होते हैं ताकि वो पूरे क्रिस्टल एरिया को, हर पॉइंट को कवर कर लें। समझ गए कि लाइट जो हो वो हर पॉइंट से जो भी निकले वो उसके अंदर आ जाए, मतलब कोई खाली
जगह नहीं छोड़ रहे हैं वहां पे। ध्यान देने की बात क्या है कि कोर एज पे देखो क्या है, ये देख रहे हो, ये आधा पीएम ट्यूब है, आधा है, देख रहे हो, बाकी जगह तो फुल है लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ है, यही बोल रहा है। ट्यूब्स दैट मे बी, अब ट्यूब हो सकता है कि सर्कुलर भी हो और हैव हेक्सागोनल पैकिंग्स आर इलस्ट्रेटेड इन द ड्राइंग। यहाँ पे तो वो दिखा दिया हमने कि हेक्सागोनल जनरली होता है लेकिन सर्कुलर भी होता था, आजकल स्क्वायर भी है लोगों के पास, ठीक है। सबके अपने अपने फायदे नुकसान है। Special half-size tubes are often used along with the edge of the detector to improve the light collection efficiency and packing of the detector assembly. इसमें जब हेक्सागोनल पीएम ट्यूब जब यूज करते हैं तो एजेज पे आधा ही पीएम ट्यूब यूज करते हैं, स्पेशल टाइप का ये ले लेते हैं, स्पेशल हाफ साइज पीएम ट्यूब बना लेते हैं ताकि ये पूरा एरिया अच्छे से कवर हो जाए, समझ गया। और इस ढंग का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्लियर। ये इनसाइड अरेंजमेंट था। थैंक यू, आज इतना ही, राइट।